सुप्रभात बच्चों। हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत कक्षा 8 के जो छात्र हैं वो पाठ 3 शब्द विचार पढ़ रहे हैं और इसके अंतिम बिंदु पर हम लोग पहुंच रहे हैं। और अंतिम बिंदु के रूप में पद की चर्चा की गई है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि शब्द और पद में बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अंतर कर पाते हैं, जबकि होता यह है कि शब्द और पद दोनों ही अलग अलग होते हैं। दरअसल होता यह है कि व्याकरण के अनुसार यह बताया गया है कि जो स्वतंत्र रूप से है वह शब्द कहलाता है। ऐसे वर्ण समूह जो स्वतंत्र रूप में है, जो सार्थक रूप में है, वह शब्द कहलाता है। जैसा कि हम लोगों ने शब्द की परिभाषा के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन वही शब्द जब किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो अब वह शब्द पद के रूप में माना जाता है। उसकी गिनती पद के रूप में होती है, क्योंकि उसे व्याकरण के नियम के अनुसार एक निश्चित स्थान मिल जाता है, यानी कि एक निश्चित पद मिल जाता है। इसलिए उन शब्दों को पद की संज्ञा दी गई है। उदाहरण के लिए राम सोहन पटना आया गया कल इधर। ये जो शब्द यहाँ देख रहे हैं, ये राम सोहन पटना आया गया कल इधर, ये सब अभी बिल्कुल ही स्वतंत्र है, इसीलिए ये सब शब्द के अंतर्गत आता है। लेकिन इन्हीं शब्दों में से यदि शब्दों को चुनकर वाक्य बनाया जाए, जैसे कि राम कल पटना गया, ये एक वाक्य है। राम कल पटना गया। इस वाक्य में हम देखते हैं राम कल पटना गया, ये 4 शब्द हैं और यही 4 शब्द ऊपर भी है। तो ये जो ऊपर है यह स्वतंत्र है, यह कहीं भी प्रयोग हो सकता है। लेकिन अब इसमें इस वाक्य में राम कल पटना गया, इस वाक्य में राम शब्द का प्रयोग किया गया, कल शब्द का भी प्रयोग किया गया, पटना का भी प्रयोग किया गया और गया का भी प्रयोग किया गया। तो ये प्रत्येक जो है शब्द अब यह पद कहलाएगा। राम यह भी पद है। क्यों पद है? पद इसलिए है क्योंकि राम को कर्ता का स्थान मिल चुका है वाक्य में। उसी प्रकार से कल जो कि विशेषण के रूप में आता है ना, वह पद मिला। पटना जो कि कर्म के रूप में इसको पद मिला, और गया जो कि राम के लिए क्रिया का रूप जो है वह है ना, तो क्रिया का पद इसको मिल गया, क्रिया का स्थान इसको मिल गया, इसलिए गया जो है अब यह पद हो गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो है सो राम कल पटना गया, इस वाक्य में दिए गए सभी शब्द ना, प्रत्येक शब्द जो है वह पद कहलाता है। कुछ अतिरिक्त बिंदु है, वह है सार्थक और निरर्थक शब्द, उसकी चर्चा करेंगे। अब अगला बिंदु जो है वह है सार्थक और निरर्थक शब्द। क्योंकि व्याकरण के कुछ पुस्तकों में अर्थ के आधार पर इसे दिया गया है कि अर्थ के आधार पर जो है सार्थक और निरर्थक शब्द होते हैं, लेकिन कुछ पुस्तकों में
ऐसा नहीं दिया गया है, कुछ पुस्तकों में अतिरिक्त रूप से इसका जो है अध्ययन दिया गया है। तो सबसे पहले समझे कि सार्थक और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द ऐसे शब्द जिसका एक निश्चित अर्थ होता है, जो क्रमिक रूप में लिखा हुआ होता है और जिसका प्रयोग जो है वह वाक्यों में किया जाता है, ऐसे शब्द को भी सार्थक शब्द कहा जाता है। दूसरी तरफ निरर्थक शब्द ऐसे शब्द जो वर्ण समूह में है निश्चित, लेकिन उसका निश्चित अर्थ नहीं निकलता, तो उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। लेकिन व्याकरण एक तरफ तो व्याकरण यह बतलाता है कि ऐसे वर्ण समूह जिसका अर्थ निकले वही शब्द कहलाता है, और जिसका अर्थ नहीं निकले वह जो है सो शब्द नहीं कहलाता है। फिर व्याकरण ने ही निरर्थक शब्द को क्यों बनाया, यह एक प्रश्न उठता है। इसके पीछे कारण यह है कि बहुत सारे ऐसे भी शब्द होते हैं जो कि युग्म में आता है। युग्म शब्द कहने का मतलब होता है ऐसे शब्द जो हमेशा एक जोड़ा में आता है, यानी कि दो शब्द ना। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि जिनमें युग्म शब्द होते अवश्य हैं, उनमें पहला शब्द जो है उसका एक अर्थ निकलता है, और जबकि दूसरा जो शब्द है, जो वर्ण समूह है जिसे शब्द का रूप दिया गया है ना, उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। लेकिन व्याकरण उसे निरर्थक शब्द के रूप में ये कर चुका है, मान चुका है। उदाहरण के तौर पर चायवान, खाटवाट, पानी वानी, रोटी शोटी, ये सब कुछ उदाहरण हैं निरर्थक शब्द के, जिसमें पहला देखिए, ये प्रत्येक जो है वह युग में, प्रत्येक जो है एक जोड़े में है। पहला है चायवाय। अब हम देखेंगे तो पहला शब्द है चाय। तो हम जानते हैं कि चाय एक पेय पदार्थ होता है, तरल पदार्थ होता है, जिसे हम लोग प्रतिदिन लेते हैं। लेकिन दूसरा जो है वह है वाय। वाय का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन चूंकि ये वाय चाय शब्द के साथ आया है, इसीलिए इस वाय का एक अर्थ व्याकरण यह बताता है कि वाय का अर्थ चाय जैसा ही कोई पेय पदार्थ, या वो गर्म पानी के रूप में हो, नमक वाला हो, बिना नमक वाला हो, है ना, कुछ भी हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि हम इस वाय को स्वतंत्र रूप से प्रयोग कहीं करें, क्योंकि इसका अर्थ ही नहीं निकलता। चाय वाय जैसे कहने के लिए कहते हैं, अरे भाई चाय वाय लाओ, तो लोग समझते हैं कि भाई चाय या चाय जैसा कुछ भी, चाहे वो कॉफी हो, चाहे बिना दूध का हो, या बिना चीनी का हो, ऐसा कुछ। लेकिन अकेला यदि कहें तो भाई वाय लाओ, तो वाय कोई समझेगा नहीं, क्योंकि इसे शब्द का रूप दिया ही नहीं गया। उसी प्रकार से है खाट बाट। कहते हैं अरे खाट बाट बिछाओ, तो खाट तो समझ में आ गया कि वह एक साधन है, एक वस्तु है जिस पर लोग बैठते हैं, आराम करते हैं। लेकिन वाट क्या है? तो व्याकरण कहता है कि वाट खाट के जैसा ही कुछ ऐसा, जो कि खाट भी नहीं खाट हो, है ना, खाट जैसा कुछ हो जिस पर लोग बैठे या कुछ आराम कर सके, वो वाट है। तो फिर हम सीधे वाट नहीं कर सकते, भाई वाट लाओ, नहीं कर सकते। उसी प्रकार से है पानी वानी। पानी भी समझ में आता है कि यह पेय पदार्थ है जिससे हमारी प्यास बुझती है, लेकिन
वाणी, ये इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन व्याकरण कहता है कि यदि पानी के साथ वाणी आता है तो वाणी का अर्थ पानी जैसा ही कुछ, मतलब कि जरूरी नहीं है कि पानी जो है वह फ्रिज का ठंडा होना चाहिए, या पानी जो है सुख ये गर्मा करके देना हो, या पानी बासी है या पानी ताजा हो, पानी जैसा कुछ देना जिससे कि प्यास बुझे। ऐसा ही है रोटी सोटी। तो रोटी एक सार्थक शब्द है, क्योंकि हम जानते हैं या रोटी जो है एक खाद्य पदार्थ है जिसको हम लोग खा करके भूख मिटाते हैं। लेकिन सोटी यह कोई शब्द नहीं है ना, क्योंकि रोटी के साथ यह सोटी आया है, इसलिए इस सोटी शब्द को भी निरर्थक शब्द के रूप में मान लिया गया है ना, और व्याकरण ने इसको स्थान दिया है। लेकिन व्याकरण अंतिम रूप से चेतावनी भी देता है ना, कि अकेला ऐसा शब्द जो कि सार्थक शब्द के साथ जो भी शब्द आया है निरर्थक शब्द के रूप में, उसका स्वतंत्र प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि वह मान्य नहीं है। तो यही है सार्थक और निरर्थक शब्द। अब हम लोग, क्योंकि ये पाठ हमारा शब्द विचार यहीं पर समाप्त होता है, और अब हम लोग इसके प्रश्न, इस पाठ से संबंधित जो कुछ प्रश्नोत्तर है उससे के संदर्भ में हम लोग कुछ अध्ययन करेंगे, कुछ प्रश्नोत्तर करेंगे।